तो औसे को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे आपने कत्ल की कई सारी कहानियां सुनी होंगी, कत्ल के बहुत सारी वजह आपको पता होगी, लेकिन आप सोच के देखिए कि एक आदमी साल 2012 में कोई कांड करे और उसके बाद साल 2026 में उस कांड को छुपाने के लिए कत्ल करे, और कत्ल भी कम से कम 500-600 किलोमीटर दूर आके करे। तो ऐसी कहानी को सुनने में, ऐसी कहानी को जानने में, ऐसी कहानी को समझने में बड़ी अजीब गुत्थी लगती है। और आज ऐसी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मशहूर शहर गोरखपुर, और इसी गोरखपुर में एक थाना लगता है, पीपी थाना। कहानी इसी पीपी थाने की है। दरअसल बात चंद दिन पहले की है। इसी पीपी थाने में एक सुनसान जगह पे कुछ लोग टहलने के लिए जाते हैं। अब ये लोग टहलने के लिए जाते हैं, इसी दौरान एक आदमी एक पुल पे खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वहाँ पे वॉशरूम करने लगता है। सुबह 7 या 8 बजे होंगे। अब जैसे ही वॉशरूम करता है, इसी दौरान उसकी नज़र नीचे पड़ जाती है। नीचे उसने जो कुछ देखा, देखने के बाद बदहवास चीखता है। पीछे खड़ा शख्स पूछता है क्या हुआ। कांपती हुई आवाज़ में कहता है कि नीचे एक लाश पड़ी है। दूसरा भी शख्स वहाँ पे भाग के जाता है, नीचे झांकता है, देखता है कि एक लड़की की लाश, वो भी बिना कपड़ों के, मतलब शरीर पे कपड़े का एक रेशा तक नहीं। चेहरा ऐसा कि मानो किसी ने बहुत बुरी तरीके से कुचला था। अब ये खबर जब आसपास के लोगों तक पहुंची तो किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आन-फान पहुंचती है। पहुंचने के बाद सबसे पहले लाश को और उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेती है। जांच पड़ताल शुरू की। अब लाश की जैसी हालत थी, देखने से ही ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने इस लड़की के साथ गलत काम किया और पहचान छुपाने के लिए इसको मार के इसके चेहरे को कुचल दिया। यानी मामला देखने में ही संवेदनशील। पुलिस वाले फौरन हरकत में आते हैं। हरकत में आने के बाद जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फॉरेंसिक की टीम है उस पूरे क्राइम सीन की अच्छे से तलाशी लेती है कि कुछ मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ कुछ मिला नहीं। इसके बाद जो पुलिस की टीम थी वो आसपास के इलाकों में फैलती और फैलने के बाद पूछताछ शुरू करती है। जैसे किसी ने कुछ देखा, या फिर किसी के घर की कोई महिला गायब, या फिर कोई और बात। आसपास के लोगों से पुलिस वालों ने पूछताछ बड़ी उम्मीद से की थी, लेकिन बदकिस्मती से यहां भी कुछ नहीं हाथ लगा। इधर तब तक बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगले दिन फाइनली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, और जो अंदेशा था उसमें भी पुलिस को केवल निराशा हाथ लगी। दरअसल पुलिस वालों को लग रहा था कि इस महिला के साथ किसी ने गलत काम किया होगा, उसके बाद इसको मार के फेंक दिया। लेकिन उस महिला के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस किसी ने कत्ल किया था और कत्ल करके चेहरा छुपा दिया। अब आमतौर पे एक महिला के साथ किसी ने गलत काम किया हो, उसके बाद लाश को छुपा दिया हो, चेहरा कुचल दिया हो, ये चीज़ें तो समझ में आती हैं। लेकिन एक महिला की लाश वो भी बिना कपड़ों की मिले, साथ ही उसके साथ कुछ गलत भी ना हुआ हो, फिर कत्ल भी हुआ हो, चेहरे को कुचला भी गया हो, अब ये कौन सी गुत्थी है। बहरहाल पुलिस वाले इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते, उसके बाद जांच पड़ताल शुरू करते हैं। तमाम लोगों से जब पूछताछ कर लिया, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, तब पुलिस वालों का शक इस दिशा में गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई घरेलू हिंसा का मामला हो। लिहाजा पुलिस वालों ने आसपास के तमाम थानों में इत्तला किया कि अगर किसी के घर की या फिर किसी के आसपास की किसी की पहचान की कोई महिला जिसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच हो, वो ना दिखाई दे रही हो या फिर गायब हो, कई दिनों से उसको ना देखा गया हो, तो एक बार आए और बॉडी की शिनाख्ती कर लें। अब ये बात जब आसपास के थानों के माध्यम से आसपास के इलाकों में फैलाई गई तो पुलिस वालों की उम्मीद थी कि शायद कोई आएगा और आने के बाद शिनाख्त करेगा। पुलिस वाले उम्मीद करते रहे, लेकिन इधर से भी कोई नहीं आया। अब पुलिस वाले बड़ी मुसीबत में कि भाई साहब, एक लाश है जो बिना कपड़ों की है, लेकिन उसके साथ गलत काम भी नहीं हुआ है, फिर कत्ल हुआ है। यहाँ कातिल तो छोड़िए, जो मकतूल है वो भी गायब है, यानी जिसका कत्ल हुआ उसकी ही कोई पहचान नहीं है। आसपास के इलाकों में अगर कोई कातिल घूम रहा है और जिस महिला को उसने मारा है उसका कोई घर वाला भी नहीं सामने आ रहा, इवन कोई गांव देश का भी नहीं बता रहा कि साहब मेरे गांव में एक महिला रहती थी जो नहीं दिखाई दे रही, तो फिर ये चक्कर क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महिला किसी और जगह की हो और यहाँ पे लाश को फेंका गया। लिहाजा पुलिस वालों ने 2 काम करना शुरू किया। सबसे पहले पुलिस वालों ने
उस जगह पे एक्टिव मोबाइल फोन्स की लोकेशन निकालनी शुरू की, इस उम्मीद में कि शायद कोई बाहरी नंबर होगा तो रोमिंग और ये तमाम चीजें पता चल जाएंगी। अब ये कदम जो पुलिस वालों ने उठाया तो बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बदकिस्मती से यहां भी कुछ हाथ नहीं लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा, ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, ना कुछ और। धीरे धीरे करके समय केवल जाया हो रहा, वक्त आगे बढ़ा, अब क्या करें। इसी दौरान पुलिस वालों के दिमाग में आया कि चलो सब चीजें तो कर ली, आसपास के इलाकों के कैमरों को भी चेक कर लेते हैं। लिहाजा पुलिस वाले आसपास के कैमरों को खंगालना शुरू करते हैं, उस इलाके पे जितने कैमरे लगे थे। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि वो जो जगह थी वो ब्लाइंड स्पॉट थी, और वहां पे कई सारे ऐसे रास्ते थे जो गुजर रहे थे। लिहाजा वहां पे कौन आया कौन गया, इस बात की जानकारी लेना भी मुश्किल था। अब पुलिस वाले बड़े टेंशन में, क्या करें। जांच पड़ताल हो रही, तफ्तीश हो रही, तलाश हो रही, कातिल छोड़िए मरने वाले का कुछ अता पता चल नहीं रहा। ना कोई मिसिंग कंप्लेन, ना कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा, ना ही कोई टेक्निकल सर्विलांस का सहारा, ना ही क्राइम सीन पे कोई एक छोटी सी पर्ची, छोटा सा कागज जिसके दम पे कोई सुराग लगे। इवन कपड़ों से भी केस सुलझाया जा सकता था, लेकिन कपड़े तक गायब। तो अब करें क्या। बहरहाल जांच पड़ताल होती रही, तफ्तीश होती रही, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान पुलिस वालों के हाथ में एक चीज लगती है। दरअसल वहीं पे एक बैंक था, और उस बैंक में एक कैमरा लगा था थोड़ी दूर पे। और उस कैमरे को जब पुलिस वालों ने खंगाला तो कुछ खास चीज तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने देखा कि एक स्कूटी थी जिसपे जाते टाइम तो 3 लोग थे, लेकिन आते टाइम 2 लोग। हालांकि कैमरा बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि चलो अब इसी के सहारे कुछ करते हैं। अब आसपास के और कैमरों को खंगाल के उस स्कूटी पे नजर रखने की कोशिश की गई। जब स्कूटी पे नजर रखने की कोशिश की गई तो इत्तेफाक से उस स्कूटी का नंबर मिल गया। पुलिस वालों ने कहा कि चलो कम से कम यहां चीजें आसान हैं। इसके बाद उस स्कूटी के मालिक के बारे में पता किया गया। जब पता किया गया तो पता चला उस स्कूटी के मालिक का नाम रामविलास साहनी है, और वो भी इसी पीपी थाने का रहने वाला। पुलिस की टीम फौरन उसके घर पे जाती है। जब उसके घर पे जाती है और उससे उसकी स्कूटी के बारे में पूछती है, और उस रात के बारे में कि तुम्हारी स्कूटी कहाँ थी, किसके पास थी, और तुम्हारे साथ 3 लोग कौन थे, 2 आए तो तीसरा कहाँ गया। अब ये तमाम सवाल जब रामविलास साहनी से पूछा गया तब उसने कहा कि साहब मेरी स्कूटी मेरे पास नहीं रहती, वो स्कूटी मेरे दामाद के पास है। अब ये बात जब पुलिस वालों ने सुनी तो फिर पूछा तुम्हारा दामाद कहाँ रहता है। पुलिस वालों को जब दामाद का एड्रेस मिला तब पुलिस वाले दामाद के घर जाते हैं। दामाद के घर का दरवाजा खटखटाया गया, सामने से एक महिला निकलती है। महिला से पुलिस वालों ने पूछा आप कौन। उसने कहा मेरा नाम संध्या साहनी है, आपको किससे मिलना है। इस पे पुलिस वालों ने कहा कि हमें विजय साहनी से मिलना है, अंदर है, महिला ने कहा। उसके बाद पुलिस वालों ने विजय साहनी से पूछताछ करनी शुरू की अपने अंदाज में। शुरुआती पूछताछ में विजय साहनी कभी इधर कभी उधर कभी कुछ और कहानियां बताता रहा, लेकिन पुलिस, वो भी उत्तर प्रदेश की, अपने पे आए तो मुर्दे भी बोल जाए। तो विजय साहनी भी थोड़े वक्त बाद तोते की तरह बोलना शुरू करता है, और विजय साहनी ने वो कहानी सुनाई जिस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले भी सन्न रह गए। दरअसल जब विजय साहनी से पूछा गया कि वो महिला कौन थी, तुम कहाँ गए थे, तो उसने कहा कि साहब वो मेरी बीवी थी। अब पुलिस वाले थोड़ा टेंशन में भी कि भाई एक तरफ संध्या इसकी बीवी थी, ये महिला कौन। तो पुलिस वाले ने पूछा कि पूरी कहानी क्या है। तब विजय साहनी ने पूरी कहानी सुनाई, और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 2012 में, यानी जोड़ा जाए तो 14 साल पहले। बात 2011-12 के आसपास की है। बचपन से ही जो विजय का बड़ा भाई था वो मुंबई में रहा करता था। इसी दौरान विजय को भी पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट था, लिहाजा बाप ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम मुंबई जाओ, अपने भाई के पास पढ़ो लिखो। मुंबई गया, वहीं पे इसने पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद नौकरी की तलाश शुरू की। इत्तेफाक से एक प्राइवेट बैंक में इसको नौकरी मिल जाती है। नौकरी में इसका जो काम था वो LIC एजेंट वाला था। तो LIC एजेंट का इसका काम था, इस वजह से इसको क्लाइंट्स चाहिए थे। अब उस दौरान सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये तमाम चीज़ें ना के बराबर थी।
यूट्यूब वगैरह भी लोग बहुत लिमिटेड देखते थे, एक ही सहारा था अखबार। तो इसने फिर अपने नंबर के साथ अखबार में एक इश्तिहार निकलवाया कि फला फला मेरा काम है और अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो फ़ोन करे। इसी दौरान अलग अलग जब फ़ोन आते हैं, सबसे बातचीत करता है, तभी एक लड़की का फ़ोन आता है। लड़की बड़े प्यार से इनसे हेलो कहती है, फिर इनसे पूछती है कि क्या आप विजय बोल रहे हैं? ये कहते हैं हाँ। तो उसके बाद फिर वो अपना काम बताती है और कहती है कि देखिए आप क्लाइंट्स को खोज रहे हैं और मैं भी इसी फील्ड में हूँ, तो मैं आपको क्लाइंट दिलवा सकती हूँ, बशर्ते मुझे इतना कमीशन चाहिए। अब ये बात जब ये सुनता है तो बड़ा खुश होता है कि चलो एक अनजान शहर में एक लड़की है जो क्लाइंट्स ला के देगी, कमीशन लेगी, लेकिन मेरा भी तो फ़ायदा है। डील डन। इसी के बाद दोनों डेली बातचीत करना शुरू करते हैं, कभी क्लाइंट के सिलसिले में, कभी प्रॉफिट लॉस के सिलसिले में, फिर कभी किसी और सिलसिले में। और देखते ही देखते ये दोनों करीब आ जाते हैं। लड़की का नाम प्रिया शेट्टी था। इसके बाद जब दोनों करीब आ गए तो धीरे धीरे वहाँ ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, काम के बहाने दोनों अक्सर मिला करते। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। रिलेशनशिप आगे बढ़ा, फिर ये हुआ कि दोनों शादी कर लें, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो विजय साहनी था अपने बाप को बता नहीं सकता था। लिहाजा विजय साहनी ने चोरी छुपे अपने बाप से छुपा के मुंबई के एक मंदिर में शादी कर लेता है, बाकायदा सर्टिफिकेट के साथ। अब दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी जब आगे बढ़ने लगी, इसने एक किराए का कमरा ले लिया, दोनों साथ में वहीं रहने लगे। और देखते देखते जब शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी तो जो प्रिया शेट्टी थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब जब प्रेग्नेंट हुई तो उसने नौकरी करना भी छोड़ा। अब इसके ऊपर जब प्रेशर आया तब ये नाराज़ होने लगा, गुस्सा होने लगा, पैसे के लिए अपनी पत्नी से झगड़ा करता। धीरे धीरे करके दोनों के बीच झगड़ा तकरार जब बढ़ने लगा तो फिर विजय वहां से भाग लेता है। जब विजय भाग लेता है तो प्रिया शेट्टी को बड़ा ठगा सा महसूस हुआ। उसने कहा कि अब क्या करूं, तो पढ़ी लिखी थी, फौरन थाने चली जाती है। जाने के बाद थाने में जब दोनों को बुलाया जाता है, प्रिया शेट्टी को और विजय साहनी को, तो पुलिस वाले कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी दौरान जो प्रिया शेट्टी थी उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बाकायदा हॉस्पिटल में बाप के नाम पे विजय साहनी ने दस्तखत तक किए। लेकिन यहीं से धीरे धीरे फिर दोनों के बीच तकरार होने लगी और दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे। एक दिन मौका देख के विजय साहनी वहाँ से भागता है और भाग के गोरखपुर आ जाता है। गोरखपुर आने के बाद वहाँ पे अपने पिता के साथ रहने लगा। अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए इसने नंबर चेंज किया, फिर इसने फेसबुक बंद कर दिया, साथ ही तमाम और चीज़ें, ताकि प्रिया से इसका कोई कांटेक्ट रहे ना। वहाँ से छोड़ के ऑलरेडी भाग चुका था। यहाँ पे फिर संध्या नाम की लड़की से इसकी शादी फिक्स हो गई। जब शादी फिक्स हुई तो बड़े खुशी से इसने शादी कर भी ली। शादी हो गई, शादीशुदा ज़िंदगी यहाँ आगे बढ़ी। फिर संध्या से भी बच्चे हो गए। वक्त धीरे धीरे रेत की तरह बहता चला गया। कई साल गुजर गए। इधर बेचारी प्रिया शेट्टी अपने पति को तलाशती हुई दर बदर भटकती रही। ना ही उसने किसी और से शादी की, ना ही किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने दिया। वक्त के साथ साथ एक इंतज़ार कि कभी इस बच्चे का बाप आएगा, इसको बाप का प्यार देगा। और इसी उम्मीद के साथ उसने कई साल गुजारे। गुजारते गुजारते इसी बीच एक दिन इंस्टाग्राम चला रही थी। इंस्टाग्राम पे उसे एक आईडी दिखती है और ये आईडी किसी और की नहीं, विजय साहनी की थी। फ़ौरन वो रिक्वेस्ट भेजती है, मानो कई साल की जो उसकी तलाश थी वो पूरी हो गई। बातचीत करती है, मैसेज करती है, सामने से भी विजय रिप्लाई देता है। फिर पूछती है कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है, आओ इसका ख्याल रखो। विजय बातचीत करने लगा। धीरे धीरे प्रिया शेट्टी के मन में उम्मीदें जगी कि क्या करूं, मेरा पति है। दबाव बनाने लगी कि वापस आ जाओ। अब इधर ये आनाकानी करने लगा तो प्रिया शेट्टी नाराज हो गई। उसने कहा कि देखो वो ज़माना दूसरा था, नहीं आते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर FIR कर दूंगी। अब ये बात जब विजय शेट्टी सुनता है तब ये डर जाता है। इसी बीच विजय शेट्टी की जो अब की पत्नी थी संध्या, उसको भी इसके बारे में पता चला। उसने पूछा तो इसने थोड़ा बहुत बताया और कहा कि मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, क्या किया जाए। बात ससुर तक पहुंची, यानी जो रामविलास साहनी था उस तक। फिर इन तीनों ने खतरनाक प्लान बनाया। प्लान ये
कि क्यों ना उस लड़की को यहाँ बुला के मार के फेंक दिया जाए। उसका वहाँ कोई है नहीं, यहाँ मार के हम फेंक देंगे, बवाल खत्म हो जाएगा, नहीं तो पुलिस केस कर देगी तो झेलना पड़ जाएगा। बात तीनों को जम गई। इसके बाद विजय साहनी उस लड़की के साथ बातचीत करना शुरू करता है, उसको पूरा अपने भरोसे में लेता है पहले की तरह। लड़की खुश कि चलो 2012 में मेरी शादी हुई, फाइनली 2026 में मेरा सुहाग, मेरा पति मुझे मिलने वाला है। इसने कहा कि आ जाओ। तब तक बच्चा भी 5-6 साल का हो ही चुका था, 7-8 साल अगर आप जोड़ें तो। वहाँ से वो चलने लगती। इसने कहा कि बेटे को लेके अभी मत आना, लेकिन तुम आओ, यहाँ एक बार घर वालों से मिला दूँ, फिर शादी हो जाएगी, हम लोग सही से रहेंगे। बड़ी उम्मीद के साथ वो महिला मुंबई से आती है, विजय साहनी के पास पहुँचती है। उसे क्या पता था कि ये लोग प्लान करके बैठे हैं। जैसे वो आती है, संध्या, विजय साहनी, रामविलास सैकड़ों किलोमीटर दूर से उसको बुला के यहाँ पे उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल करते हैं। आखिरी सांस तक वो महिला शायद मनी मन यही सवाल पूछती रही कि मेरे भरोसे के साथ ऐसा क्यों। लेकिन बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल करने के बाद अब इनके दिमाग में जो इनका आखिरी प्लान था कि लाश को ऐसे छुपाना है कि कोई जान ना पाए, लिहाजा फिर तीनों ने उस महिला के सारे कपड़े उतारे। उतारने के बाद स्कूटी पे उसको बैठाया। बैठाने के बाद ऐसा ढका कि कोई जान ना पाए कि नग्न है। लेके उसी पीपी थाने की उसी पुलिया के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद सारे कपड़े फिर से हटा दिए। हटाने के बाद उस जगह को बहुत अच्छे से चेक किया कि गलती से भी कुछ छूट तो नहीं रहा। फिर एक पत्थर उठाया गया रुमाल की मदद से कि कहीं फिंगरप्रिंट ना मिले। उसके बाद उस पत्थर से कुचल कुचल के इस महिला का पूरा चेहरा खराब किया गया। इस बात का विशेष ध्यान दिया गया कि ना ही चेहरे से पहचान हो और ना ही कोई डॉक्यूमेंट यहां छूटे। इवन आधार कार्ड, कपड़े, ये सब घर लाते हैं, जला देते हैं। उसके बाद रिलैक्स कि शायद अब ये पाप इनका कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन इनकी एक गलती कि जो सीसीटीवी कैमरा था उस इलाहाबाद बैंक के सामने, उसमें इनकी स्कूटी पे जाते हुए 3 और आते हुए 2 का ये जो आंकड़ा था, वहां से ये लोग फंस गए, नहीं तो फिर ये ना फंसते। तो आज की कहानी अगर आप ध्यान से सुने तो कत्ल केवल एक महिला का नहीं हुआ, एक महिला के भरोसे का हुआ, एक महिला के प्यार का हुआ और 3 से 4 बच्चों के भविष्य का भी हुआ। चूंकि एक बच्चा जो प्रिया शेट्टी का था, बाप था नहीं, माँ थी, माँ भी मर गई। इधर संध्या भी प्रेग्नेंट, उसके भी बच्चे थे। अब संध्या भी जेल जाएगी, विजय साहनी भी जेल जाएगा, रामविलास भी जेल जाएगा। तो ऐसे हाल में फिर इन बच्चों का क्या होगा, वो ऊपर वाला ही जाने। आप सोच के देखिए कि आदमी एक गलती करता है, उसको छुपाने के लिए दूसरी करता है, फिर कोई अपराध करता है और फिर सब तबाह हो जाता है। खैर, क्या कहा जाए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। ये थी पूरी कहानी। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। लेकिन इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। और अगर कहानी आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कहानी लाऊं आपसे डेली मुलाकात हो। तो कल फिर 10 बजे मिलते हैं। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।